आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। Hello everyone, hope I am audible. Please confirm. Am I audible? Yeah, say yes. Hello everyone, सब ठीक है। सब हम मेंसुरेशन 2D पे आ गए हैं। और देखो 2D मेंसुरेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि आधे से ज़्यादा तो ज्योमेट्री के साथ हो चुकी है, बेसिक बातें 2D फिगर्स हैं। 2D फिगर्स का एरिया, पेरीमीटर, तरह तरह की कहानी, शेडेड रीजन वगैरह ये सब करना होता है। तो खैर अच्छी बात है, करेंगे यहाँ भी। ऑलराइट, तो बिफोर आई स्टार्ट और जंप टू द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन करते करते थोड़ा थक भी गए हो गया, थक गए हो ना थोड़ा, थोड़ा सा कुछ और किया जाए। चलो आज मैं शुरुआत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैटर्न से करता हूँ। तो लेट अस से मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। क्या किया मैंने? आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। ध्यान से देखिएगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको बहुत गौर से देखना। मैं कुछ करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? मैं कुछ सेमी सर्कल बनाऊंगा। जैसे मैंने इसको डायमीटर लेके लेट से एक सेमी सर्कल बनाया। एक भुजा को मैंने डायमीटर लिया और इसको यूज करके मैंने एक सेमी सर्कल बनाया। आप कहोगे सर ये सेमी सर्कल दिख रहा है, हमें तो ये पूरा सर्कल दिख रहा है। तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, जो एक्स्ट्रा है वो मैं हटा दूंगा। ठीक है, सो अंडरस्टूड और नॉट कि यस मैंने यहाँ सेमी सर्कल ही बनाया है। इस लाइन को आप कंप्लीट कर लो। देन मैं नीचे भी एक सेमी सर्कल बनाऊंगा। चलो वो भी बना देते हैं, क्योंकि ये डायमीटर, भुजा को डायमीटर लेके आपको सर्कल खींचना है। एंड देन हम उसको क्या करेंगे, उसका सेमी सर्कल पोर्शन ही हमें शो करना है यहाँ पर। ठीक, तो ये जो आधा पोर्शन है, ये ऊपर वाला, ये पोर्शन मैं क्या करने जा रहा हूं, उड़ा दूंगा। ये भी यहां से गायब कर दूंगा। ऑलराइट, अब ना आप कहोगे हाइपोटेनस से भी जरा एक सेमी सर्कल खींच ही लो सर। ये तो लग रहा है खींच लिया जाए, हाइपोटेनस से भी खींच ले। चलो भाई, तो हाइपोटेनस से भी एक सेमी सर्कल बनाया जाए, बढ़िया सा सुंदर सा। सबके साथ बना रहे हैं तो इधर भी बना देते हैं भाई, कुछ ऐसा। ये कुछ इस तरह से बनेगा। ऑलराइट, द सेमी सर्कल दैट आई हैव ड्रॉन विल लुक लाइक दिस। क्या किया हमने, समझ रहे हो आप? अगर आप समझना चाहें तो हमने एक सेमी सर्कल डायमीटर लिया, एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया ऐसे। अब ये वाला जो सेमी सर्कल है, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसको मिटा दूंगा। आई विल जस्ट रिमूव दिस। और अल्टीमेटली जो डायग्राम मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा वो ये वाला डायग्राम होगा। और इस डायग्राम में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक एरिया आपको शो करूंगा। वो एरिया किस कलर का है? ब्लू। मैं आपको बोलूंगा मुझे ये ब्लू वाले का ना शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल हो गया आज की क्लास शुरू करने के लिए। ठीक है, अच्छा लगा डायग्राम? कितने लोगों को मजा आ रहा है देख के डायग्राम? आर्ट की क्लास लग रही है, कलाकृति। हाँ जी, तो पहले तो इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम शांत नहीं बैठेंगे। उसके बाद मैं कुछ ऐसा करूंगा, आई विल डू समथिंग लाइक दिस। देखना, उसके बाद हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। पिछला सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कर लिया। एक मिनट, ठीक है। अब क्या करें?
इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बिकॉज बड़ा ज़्यादा हो गया। तो 1 मिनट रुक जाओ बस। कैसा लग रहा है? चित्र सही लग रहा है आपको देखने में? नहीं अच्छा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है ना? हटा दो इसको। सो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा वरना जगह ही नहीं है कि आ पाएगा सब कुछ जो हमें यहाँ सेट करना है। सो लेट मी ये शेड्यूलिंग का बहुत अच्छा सवाल है और आई थिंक इसको थोड़ा सा बढ़िया से प्रूफ करना चाहता हूँ मैं। होप यू डोंट माइंड मी वेस्टिंग टाइम इन ड्राइंग द डायग्राम, है ना? बुरा तो नहीं मान रहे हो ना सर ये क्या कलाकारी कर रहे हो? आर्टिस्ट है तो खिचड़ी होता है ना, खिचड़ी बहुत प्यार से बनाया जाता है, ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, अब ऊपर 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 ऊपर। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है ना? तो ये दिखा आपको एसेंशियली। अभी अभी काम बना नहीं है, अभी थोड़ा सा कार्य बाकी है और थोड़ा सा कार्य ऐसा है कुछ अब बाकी। ये मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ड्रॉ कहाँ कर रहे हैं। अब हम तीसरा जो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली, ये तीसरा सर्कल है कि हम डायमीटर को जो हाइपोटेनस है ना उसको डायमीटर मान के एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। नाउ व्हाट, ये मिटा दो अब देखना फिर से। ये जो शेडेड रीजन का एरिया है ना, ये टोटल, ये किसके बराबर होगा ये हमें फिगर आउट करना होगा। यहाँ मैं बोल देता हूँ लेट्स से ये भुजा ए है, ये भुजा बी है। ठीक, समझ में आया आपको डायग्राम? बस ये जानना है कि ये रेक्टेंगल है। तो ऐसा सवाल आएगा, ये रेक्टेंगल है और पूछेगा बताओ शेडेड रीजन का एरिया किसके बराबर है। ओके, सो यहां आपका आंसर आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी रेक्टेंगल का एरिया। यहां जो एरिया आएगा, अगर मैं इसको बोल दूं ए और इसको बोल दूं बी, तो यहां आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया यानी हाफ ए बी के बराबर है, एरिया ऑफ राइट एंगल। आप कहोगे कैसे? कितने लोग करें कैसे? पूछो कैसे? ये सब रटना है? अरे शांत रहो यार तुम, पहले मनहूस बातें करना शुरू कर देते हो आते, ये सब रटना है। न जाने कितनी मेहनत करनी है रटने में, इतना चित्र बना रहे तुमको अपने आप याद हो जाएगा, है नहीं तो रटना होता तो सीट में लिख के नहीं दिया होता कि रट लो जाके। अभी उतर जाएगा तुम्हारे अंदर, आत्मा के अंदर उतर जाएगा ये। ऐसे नहीं चित्रकारी कर रहा हूं बैठ के, धैर्य दिखाया करो थोड़ा, ठीक है? चलो अब आओ इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। और रिजल्ट ये है कि ये शेडेड रीजन का एरिया राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। और अगर ऐसा है तो दूसरा चीज अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि भाई अगर आप कहोगे कि मेरे पास ये दोनों शेडेड रीजन का एरिया इस राइट एंगल के बराबर है, तो ऊपर में ये दोनों शेडेड रीजन का एरिया इस राइट एंगल के बराबर होगा, तो कुल मिलाकर टोटल शेडेड रीजन का एरिया दो राइट एंगल मिला लोगे रेक्टेंगल बन गया। वेरी सिंपल। सवाल ये कि भाई ये कैसे प्रूफ हो, ये कैसे प्रूफ हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। तो पहले आपको समझना क्या है, इस पर्टिकुलर केस में मैं कुछ नोटेशन देने जा रहा हूं, ए बी और सी। यहां पर तीन सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, ये समझना है सबसे पहले कि आपका ये सर्कल है C1। C1 सर्कल का जो डायामीटर है जो हमने इस्तेमाल किया है वो डायामीटर AB है। ये बात पहले समझो
कि C1 सर्कल का जो डायमीटर है वो AB के बराबर है। इस सर्कल को मैं बोलूंगा C2। सॉरी, C2 सर्कल का जो डायमीटर है ये BC के बराबर है, और तीसरा सर्कल ये है जो ऐसे यहां से गया है C3। C3 सर्कल का जो डायमीटर है वो AC है। तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं कि C1, C2, C3 सर्कल्स जो हैं वो भुजाओं पर बनाए गए हैं, और जो पोर्शन सर्कल का विजिबल है, जो C1, C2, C3 विजिबल है, मुझे पोर्शन जो विजिबल है, अब अगर ये डायमीटर है और मैंने इस पे एक सर्कल ड्रॉ किया है डायमीटर लेके, तो ये नेचुरली सेमी सर्कल हो गया। C1 एक सेमी सर्कल हो गया नेचुरली, C2 का जो पोर्शन दिख रहा है वो सेमी सर्कल है, और जो AC को डायमीटर लेके हमने C3 बनाया है वो भी नेचुरली क्या होगा, एक सेमी सर्कल होगा। क्लियर है? यस, समझ में आया? अब मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं बहुत क्विकली, और बहुत क्विकली मैं डिस्कस करूंगा, और इस बार कोई बड़ी चित्रकारी नहीं करूंगा, बस हाथ से बना दूंगा। ठीक है, हाथ से ऐसे बना दूंगा, भले ही कितना घटिया बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बता दो बस कि ये अगर C1 है, ये अगर C2 है, और ये सेमी सर्कल अगर C3 है, सेम सिनारियो, हाँ जी, कि मैं कहूँ इसको C1, ये मैं कहूँ C2, और ये मैं कहूँ C3। मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, एरिया ऑफ C3 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ C1 प्लस एरिया ऑफ C2। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर? ये क्या डायग्राम बना दिया सर? डायग्राम बेटा मैंने सही बनाया, आपको सही से दिख नहीं रहा है, ये कुछ सर्वर का डिले है आपके एंड पे, माफ करना मेरे को। ठीक है, सरक गया क्या तुम्हारे यहाँ? हिल गया तुम्हारे यहाँ? भूकंप तो नहीं आया ना? देखो, एरिया ऑफ C3 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ C1 प्लस एरिया ऑफ C2। वाई? क्योंकि देखो ऐसा है, अगर मैं ये भुजा A बोलूं, ये B बोलूं, C बोलूं, तो आप कहोगे A C स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। C स्क्वायर बाई 4 क्या होगा? A स्क्वायर बाई 4 प्लस B स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। पाई से गुणा कर दो, ऐसा बन गया। अब पाई C स्क्वायर बाई 4 क्या है? ये एरिया ऑफ C3 है, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया कैसे लिखोगे? पाई इंटू, अगर C डायमीटर है तो पाई इंटू C बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिखा जाएगा? जी नहीं, एक और नीचे 8 आएगा एक्चुअली। C बाई 2 अगर आप रेडियस लोगे तो यहाँ 8 बनेगा, ऐसा बन जाएगा। बट ये समझ में आ गया कि ये प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू हो रही है कि इस वाले सेमी सर्कल का एरिया इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। यस, ये दूसरा क्रूशियल पॉइंट है जो आपको समझना है बिफोर आई स्टार्ट प्रूविंग इट। यस, ठीक। अब आते हैं, और जो चीजें हमें सिद्ध करनी है उसको हम इस डायग्राम में सिद्ध करने जा रहे हैं। अच्छा, जो वो सेमी सर्कल हाइपोटेनस वाला है, वही सेमी सर्कल इधर भी तो बना हुआ है। यस और नो? यस। मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, अब बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, कुछ लिखने जा रहा हूं। मुझे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। हाँ जी, तो शेडेड रीजन का एरिया जब मुझे लिखना है तो मैं किस तरह से आगे बढ़ने जा रहा हूं उसको बहुत गौर से देखना। मैं इसको बोल रहा हूं रीजन 1, मैं इसको बोल रहा हूं रीजन 2, और ये हमारा है रीजन 3। 1 2 3। क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 का टोटल C3 के बराबर है? यस और नो? क्या ये एरिया ऑफ C3 है? जितना पोर्शन, अगर ये C1 सर्कल है, ये C2 सर्कल है, और ये C3 सर्कल है, हाइपोटेनस वाले सर्कल को मैंने C3 बोला है, तो जो रीजन आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 दिख रहा है, ये एरिया ऑफ C3 है। यस और नो? कहो हाँ। अच्छा, एरिया ऑफ C3 में मैं अगर, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ C3 मैंने लिख दिया। एरिया ऑफ C3 में अगर आप 3 घटा दो तो आपको 1 प्लस 2 मिलेगा एक तरह से। एनीवे, अब इसको ऐसे छोड़ो, ये AC3 लिखा रहने दो। सेकेंड पार्ट जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, जो शेडेड रीजन का एरिया मुझे निकालना है वो क्या है? वो है C1 माइनस 1, वो है एरिया ऑफ C1 माइनस 1, एरिया ऑफ C1 माइनस 1। ये हमारा पहला ब्लू वाला शेडेड रीजन है। C1 जो सेमी सर्कल है उसका एरिया माइनस 1 घटाओ, तब शेडेड रीजन मिलेगा, प्लस एरिया ऑफ C2 माइनस 2। C2 जो सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसके एरिया में अगर मैं सेकंड रीजन घटा दूं तो ये वाला शेडेड रीजन मिल गया। क्या मुझे यही निकालना है? यस। इसका मतलब मुझे निकालना है AC1 प्लस AC2 माइनस 1 प्लस 2। यस।
क्या AC1 प्लस AC2 पहले ही आपको पता है कि वो AC3 के बराबर होता है? यस, तो ये वैल्यू AC3 के बराबर होगी -1 + 2। क्या AC3 की वैल्यू 1 + 2 + 3 के बराबर है? यस, तो क्या फाइनली वैल्यू बच रही है वो 3 है? तो क्या ये ब्लू वाला शेडेड रीजन 3 के बराबर है, यानी राइट एंगल के एरिया के बराबर है? यस, प्रूफ हो गया। अब आपको इसको रटना है क्या? अब इतना तो दिल में उतर गया ना ये कि नहीं भूलोगे। चित्र बना हुआ है, रंगीन चित्र है, कैसे भूल जाओगे? You can't forget it. And if you know this, you know this also कि यहाँ पर ये रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। यस, क्योंकि इतना पोर्शन प्रूव कर लिया आपने, इसका टोटल इसके बराबर है, तो इसका टोटल इसके बराबर होगा। हो गया, इट बिकम रेक्टेंगल, कहानी खत्म। तो ये पैटर्न पे शेडेड रीजन का सवाल आ सकता है। 2017 में इस पे ही सवाल पूछा गया था सबसे पहली बार, इस डायग्राम पे क्वेश्चन आ चुका है। जब पहली बार लोगों ने देखा तो बेहोश हो गए थे लोग, अक्सर हो जाते हैं फर्स्ट टाइम कोई सवाल नया आता है तो, और नहीं किया है उन्होंने। नया सवाल नहीं था ये, इट वाज नॉट ए न्यू क्वेश्चन। ऐसे सवाल विगत एग्जाम्स में एसएससी ने पहली बार पूछा था, बट ऐसा नहीं कि ये सवाल पहली बार बना था, ऐसा नहीं है। सवाल आदिकाल से चला आ रहा है कैट वगैरह में, ठीक है, बट 17 में एसएससी ने पहली बार पूछा था ये सवाल, तो थोड़ा घबराहट लोगों को हुई थी, बट आप घबराएं ना, आप मस्त रहें, ठीक है। तो शेडेड रीजन से मैंने शुरुआत सिर्फ इसलिए करी ताकि थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा चेंज महसूस हो, बोर ना हो जाओ सीधे मैं टेक्स्ट वाले सवाल ले चलो। अब मैं टेक्स्ट वाले सवालों पे ले चल रहा हूँ। इस तरह के जो पैटर्न है मैं अभी आपको और दिखाऊंगा आगे क्लासेस में, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा करके कुछ रंगीन पैटर्न दिखाऊंगा। तो जो, क्योंकि देखो शेडेड रीजन से सवाल हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ना भी आए, क्योंकि जब वेंडर चेंज हुआ था उसके बाद से शेडेड रीजन के सवाल पूछना बंद कर दिए लोग, राइट। 17 के बाद शेडेड रीजन के सवालों को कोई महत्व नहीं दिया गया। तो हो सकता है शेडेड रीजन के सवाल ना आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आ नहीं सकता है, समझे कि नहीं। तो ये आप नियम नहीं बना सकते हो, वरना अभी मैं कहानी सुनाऊंगा टर्की, डोंट बी ए टर्की, याद है ना। कि एक पैटर्न अगर दिख रहा है तुमको तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला पैटर्न वही होगा। शेडेड नहीं आ रहा है, 3 साल से 4 साल से नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा। डोंट मेक इट ए रूल। अभिनव करें नो स्टोरी सर, यार पढ़ लिया करो, तुम्हें बहुत शिकायत होती है मुझसे, हर बात पे बोलना जरूरी नहीं होता है। या तो तुम मुझे मूर्ख समझते हो या खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हो, और दोनों बातें गलत है। मतलब बात भी करने नहीं दोगे, तुम्हारे कोर्स का ये ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर चल रहा है, बात भी नहीं करने दोगे मुझे। इतना बोरिंग मत बन जाओ जीवन में यार, हद हो गई है। चलो इसलिए कर रहा हूँ आखिरी चैप्टर, क्या पता मैं बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स यूट्यूब से करना है, तो ये आखिरी चैप्टर भी हो सकता है आपके सिलेबस का। हाँ जी, फिर इसलिए चुपचाप जो है ना, जो करूं देख लो। नहीं, लास्ट के बैच में मैंने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ाया था, यूट्यूब पे ही करवा दिया था, तो वहीं 2-4 नए वीडियो डाल के बोल सकता हूं मैं कि वहीं से कर लो, ठीक है। तो ये आपका आखिरी चैप्टर भी हो सकता है। चलिए, दो इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल के बीच हैं, थर्ड साइड दिया हुआ, एरिया बताओ। कुछ बोरिंग सवाल कर लेते हैं मेंसुरेशन 2D के एरिया के। लेट्स डू सम बोरिंग क्वेश्चंस। अब बीच बीच में थोड़ा शेडेड रीजन वाले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो शायद आज नहीं मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। तो जरा देखते हैं 20-20, ये आपका 20, ये आपका 20, ये आपका 30, एरिया निकालना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला वगैरह मत लिखो, इसमें अल्टीट्यूड जो होता है ना वही मीडियन होता है, आपको पता ही होगा। एंगल बाइसेक्टर भी होता है आइसोसेलेस में, तो ये वैल्यू 15 हो जाती है। अब ये 20 और 15 अगर हो गया तो ये 5 चौके 20, 5 तियां 15, एक्चुअली में 20 और 15 का रेशियो क्या है, 4:3 का है। तो ये 4 नहीं, नहीं वो पैटर्न नहीं है, 3 4 5 ट्रायंगल नहीं है ये, बट यहां से 5 5 हटा लिया ना हमने, ठीक है, 5 5 हटा लो। सो अब जो ये 4 और 3 बचा है, इसका इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू लिख लो। आप हो गए 4 चौके 16 -9 7, √7 आएगा, लिख दो, और ये 5 वापस लगा दो,
तो जो कॉमन फैक्टर है 5 वो पहले बाहर निकाल लो, तो बचेगा 3 और 4, और 3 और 4 का यूज करके 5 मत लिख देना क्योंकि हाइपोटेनस 4 है, ये 3 है, तो 16 माइनस 9 7 बनेगा, और ये वैल्यू आपकी 5√7 के बराबर हो गई। ठीक है, 5√7। अब आप एरिया लिखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 5√7, 75√7 हो गया, सी ऑप्शन। हाँ जी। सो नो नीड टू यूज द फॉर्मूला, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, हर चीज को इतना फॉर्मूला मत बना लो कि जैसे अब इसका बोलते हैं साइड, अगर सब सामने वाला साइड मान लेते हैं बेस बी है तो ये b/2 बन जाता है, ये भी b/2 बन जाता है। फिर आप कहोगे मान लिया कि a है, फिर h की वैल्यू निकलेगी, h बराबर a² - b²/4। आई डोंट लाइक दिस मेथड, ऐसे किए। फिर एरिया आप कहोगे हाफ इंटू बेस इंटू h, फिर 1/4 बन जाएगा, यहाँ b बन जाएगा, यहाँ बनेगा 4a² - b²। ये फॉर्मूला, कौन फार्मूला याद करेगा? फॉर्मूला वैल्यू रखोगे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। आइसोसेलेस है ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने क्या बोला, सवाल क्या था? आइसोसेलेस का ही था। मैंने क्या बोला कि इसका फॉर्मूला भी संभव है, तो आइसोसेलेस का ही तो निकालेंगे यार। कहाँ भटक जाते हो आप? मतलब चैनल तुम्हारा बदल जाता है बीच में, पता नहीं कहाँ। ट्रिपलेट क्यों नहीं लगा ज्योति जी? ट्रिपलेट के लिए ट्रिपलेट होना चाहिए ना। ट्रिपलेट में हाइपोटेनस 5 होता है। हर 3 4 5 से ट्रिपलेट नहीं बनता है। 3 4 5 कहाँ प्लेस्ड है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला 3 4 5 ट्रिपलेट बना देता है, पर यही 4 अगर लिख दोगे, यहाँ 3 लिखोगे तो ये ट्रिपलेट नहीं है, फिर ये √7 आएगा ये। ठीक है, ये पंगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, डी और ई पॉइंट है साइड ए बी और ए सी के, ट्राइंगल ए बी सी के। डी बी सी के पैरेलल है। ए डी और डी बी का रेशियो 1:4 है। ए डी ई का एरिया 6 है। आपको ए डी ई का एरिया और क्वाड्रिलेटरल बी डी ए सी के एरिया का अनुपात बताना है। अगर आप चाहें तो आप पोल में हिस्सा ले सकते हैं, सवाल आसान है, और हम लोगों ने ट्राइंगल एंगल इतना अच्छे से किया हुआ है कि ये सब सवाल आपको कभी कोई दिक्कत दे ही नहीं सकते। इनको मेंसुरेशन का हो, किसी भी टॉपिक का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। डी ई, यह है बी सी, ए बी सी डी ई, इसका एरिया 6 दिया हुआ है। एडी और डीबी का रेशियो 1:4 है। आपको पता है अगर पैरेलल होता है तो एडीई और एबीसी ये हो जाते हैं सिमिलर। अब एडी का एबी से रेशियो अगर आप देखोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो 1/5 मिलेगा। तो जब एरिया रेशियो में लिखूंगा तो 1:25 मिलेगा। तो ये इसका एरिया अगर मैं बोलूंगा कि 1 है तो इसका एरिया 25 होगा टोटल, ये एरिया 24 होगा। तो आंसर है 1:24। ये जो 6 दिया इसका कोई काम नहीं है, फर्जी में दिया हुआ है। हमें अगर इसका एरिया निकालना हो, इस पोर्शन का डीईबीसी का या फिर बीडीईसी का एरिया निकालना हो, तब तो हम कहेंगे 24/6, क्योंकि 1 यूनिट 6 के बराबर है। बट यहां पर उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ रेशियो लिखना था। तो रेशियो तो 1:24 हो गया, इसका एरिया 1, तो ये 6 यहाँ लिखो ही मत, कंफ्यूज हो जाओगे क्यों लिखना है। आप सीधे लिखो 1 25 24, 1:24। ठीक है, पोल बाद में दो, पहले करने दो, मत पार्टिसिपेट करिए आप पोल में। वैसे पोल में कोई आंसर नहीं होता है। हाँ जी, थैंक यू आदित्य जी, धन्यवाद। आदित्य जी, शीट के लिए यार हमने एक गूगल ड्राइव लिंक दिया था, क्योंकि अपडेट सेक्शन का एक्सेस अभी है नहीं हम लोगों को, तो वो गूगल ड्राइव में सारे पीडीएफ डाल दिए गए हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। पिन कर दिया मैंने लिंक, वो लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये लिंक सेव कर लीजिए क्योंकि इसी में पीडीएफ रहेंगी। तीसरा क्वेश्चन, अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया दिया है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? बताइए। सी ऑप्शन, एरिया रेशियो उसका स्क्वायर रूट होता है साइड रेशियो। ठीक है, सवाल देखो, एक चित्र दिया हुआ है, इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पी क्यू टी, उसका एरिया 72 है। क्यू टी पी क्यू के बराबर है, इक्वल है, यानी ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये भी 2 के बराबर दिया हुआ है, 2 2 लिख लो। नहीं, सॉरी, पी क्यू बराबर 2 पी एस है। अच्छा, तो अभी विल रेशियो है, एक तरह से दिया हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हो। पी टी एस आर के पैरेलल है, तो
PT इज पैरेलल टू SR, ये दोनों आपस में पैरेलल है। QT PQ के बराबर है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। PT SR के पैरेलल हो गया, वही बना दिया हमने। एरिया आपको PQRS नाम के ट्रेपीजियम का बताना है। एरिया क्या है? PQRS एक ट्रेपीजियम है, दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है। बट अगर PQRS एक ट्रेपीजियम है तो क्या आपको पता है कि ये दोनों भी पैरेलल होंगे? जो कि दिया नहीं गया है आपको। PS और RT पैरेलल बोला नहीं इन्होंने, बट अगर इन्होंने PQRS को ट्रेपीजियम बोला तो PQRS में PQ और SR तो पैरेलल नहीं है, तो गारंटी है। तो RT और SP पैरेलल हो गए, दिख रहे थे, दिखने से नहीं होता है। दो लाइन ऐसे मैं बना दूं पैरेलल हैं, आंखों से थोड़ा ना जान पाओगे पैरेलल हैं कि नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं 0.00000000001 डिग्री, कहां जान पाओगे? तो सिर्फ दिख रहा है से नहीं होता है, यू नीड टू वेरीफाई। तो कहां से वेरीफाई हुआ? ये दोनों पैरेलल हैं और इन्होंने PQRS को ट्रेपीजियम बोला, मतलब वो ट्रेपीजियम है तो भैया वो तभी होगा जब PS और RT पैरेलल होंगे। यानी यहां से आपको एक बात और पता लग गई कि PSRT एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो गई। तो ये भी क्लियर हो गया भैया कि तुम्हारा जो PS है ना, ये RT के ही बराबर होगा, जो भी हो, इक्वल साइड्स होंगे। खैर अभी इतना खेल करने के बाद जरा आ जाओ इधर। PQT का एरिया मुझे 72 दिया है, तो 72 अगर एरिया है और वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं भुजा A है, ऐसा बनेगा। A की वैल्यू 12 आ गई, पहले इसको लिखो। तो ये 12 हुआ, तो ये वैल्यू भी हमारी 12 यानी 12 हो गई। आगे आपसे बोला गया है PQ हमारा 2PS के बराबर है, तो ये 12 हो गई, तो ये 6 हो गया। यस हुआ कि नहीं हुआ? ये भी 6 हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपके ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड्स पता चल गई आपको और उनके बीच की लंबवत दूरी पता लग गई। यस, लंबवत दूरी क्या है? 12। तो इसका एरिया कैसे लिखोगे आप ट्रेपेजियम का? हाफ इंटू PS प्लस QR, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गई, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, वो PQ है। तो हाफ इंटू 24 इंटू 12, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है आपका ए। समझ में आया उत्तर? ए आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ये प्रश्न हल होगा, ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना। 5वां सवाल, PQR ट्राइंगल में PQ PR के बराबर है, जो कि 18 के बराबर है। ABAC पैरेलल हैं PR PQ लाइन के। A मिड पॉइंट है QR का, तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ABPC का एरिया बताना है आपको, पेरीमीटर बताना है सॉरी। ABC PQR, ABAC पैरेलल हैं PR और PQ के। A हमारा मिड पॉइंट है QR का, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ PQR, A मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। सो AB जो लाइन है ना, AB वो PR के पैरेलल है, ऐसा कुछ? हाँ जी। और ये जो लाइन है AC वो PQ के पैरेलल है, ऑलराइट। AB PR के पैरेलल है, AC PQ के पैरेलल है। ABPC का हमें पेरीमीटर निकालना है। एक सवाल में बस एक कमी मैं कहूंगा, या तो डायग्राम इनको देना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था कि B और C पॉइंट PQ और PR पे है। लिखा ही नहीं इन्होंने, हमारे ऊपर क्या छोड़ दोगे तुम? B, C आर ऑन AQ PQ एंड PR, ये लिखना पड़ेगा ना। हम B को बीच में रोक दे तो ABPC चतुर्भुज तो बनेगा, निकाल नहीं पाओगे इसका। सो दे नीड टू गिव अस स्पेसिफिकली कि कहां पर है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये 18 और 18 है, तुमने यहां मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट से आपने क्या किया, एक लाइन खींची पैरेलल टू थर्ड साइड,
ये भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम नाम की एक चीज होती थी, याद है? कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल मिलेगा, एक के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचोगे तो दूसरी तरफ जाके मिड पॉइंट पे मिलेगी। तो ये अगर पूरा 18 है तो ये उसका आधा 9 बनेगा, ये तो आधा 9 है ही है, ये भी 9 बनेगा, ये भी 9, तो इसका नाम है रोम्बस। ये रोम्बस है और इसका पेरीमीटर अगर आप निकालोगे कितना आएगा? पेरीमीटर आएगा 36। ठीक है, तो इसका परिमाप जो है आपको 36 मिलेगा, जो आपसे पूछा गया यहाँ पर, 9 चौके 36। अगला सवाल, छठवां। एबीसी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ए 90 है, एबी 5, एसी 12। What is the approximate volume of the double cone formed by rotating the triangle about its hypotenuse? तो ये 3D मेंसुरेशन है, बट ट्राइंगल को रोटेट करके बना है, इसलिए यहाँ भी 2D to 3D। सवाल जरा सॉल्व करके इसको बताओ आप सभी। हाइपोटेनस के अबाउट रोटेशन है, ठीक, तो कहानी तो आपको पता है सारा, उसी को याद करो, उस कहानी को। 5, 12, 13। होप ये स्टोरी याद आ जाए आपको, किस तरह से दो कोन बन जाते थे हाइपोटेनस पर रोटेट करने पे। जो रेडियस बनता था वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनती थी, जो कि 5 × 12/13 होती थी, which is 60/13। फिर जब हम वॉल्यूम लिखते थे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर करते हैं, जो कि 60/13 का होल स्क्वायर बनता है। इसकी हाइट और इसकी हाइट का टोटल जो है हाइपोटेनस की लेंथ हो जाती है, जो कि 13 है। तो वैल्यू बनती है 1/3 × पाई × 60 × 60/13, क्योंकि एक 13 कट जाता है, 3 से काटेंगे 20 बनेगा ये। अब ये हो गई आपकी 1200, पाई की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 22/7, तो 7 × 13, ये हो गया 13 7 91। 22 को अगर आप 12 से गुणा करेंगे, 12 240 + 24 264 आएगा, 26400। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो साफ साफ दिख रहा है कि वैल्यू 300 से हल्का सा कम आएगी, जो कि बी ऑप्शन है। 9 × 27 होता है, लिटिल लेस देन दैट, थोड़ा सा कम, बी ऑप्शन। 145 बहुत कम है, वहां तो नहीं जाना है भाई। 91 दूना कितना होता है? 182, उससे तो अधिक ही है, तो कहेंगे 200 से 300 के बीच मेरा आंसर है, बी ऑप्शन। और 300 से करीब है, थोड़ा सा कम है, ठीक। 7वां प्रश्न, एबीसी ट्राइंगल राइट एंगल है बी पे, बीडी अल्टीट्यूड है, एडीडीसी दिया है, वैल्यू ऑफ बीडी बता दो। तो बीडी लेंथ निकालनी, तो एक तरह से मेंसुरेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ज्योमेट्री है, तो खैर बी ए सी, बीडी हमारा एक अल्टीट्यूड है, ईडी 9 है, डीसी हमारा 16 है, बीडी की वैल्यू बतानी है कितनी है। याद है किसी को ये फॉर्मूला? बहुत आसान था, बता दो। बीडी स्क्वायर बराबर एडी × डीसी, 16 9 144, बीडी की वैल्यू 12 होती है। बीडी स्क्वायर बराबर एडी × डीसी होता है, तो बीडी स्क्वायर की वैल्यू 16 9 144, बीडी की वैल्यू होगी 12। लेंथ ऑफ ईच ऑफ 2 इक्वल साइड्स दी हैं 12, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 12 सेंटीमीटर की लंबाई है, एडजेसेंट एंगल इज 45 डिग्री, राइट। क्या आंसर है सवाल का, बताओ। आइसोसेलेस तो बाएं हाथ का खेल होगा ना, तुम्हारे लिए, करो। एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन थीटा, हाफ इंटू 12 इंटू 12
इंटू साइन 45, 36√2, सी ऑप्शन। ठीक है, एडी बाइसेक्ट कर रहा है बीएसी को, एबीडी का एरिया मुझे 40 दिया हुआ है, एसी जो है वो 3AB के बराबर है, यानी ये अगर x है तो ये 3x है, तो नेचुरली ये बेस 1:3 में डिवाइड होगा। मुझे एबीसी का एरिया बताना है। तो देखो एरिया क्या होता है ना, बेस रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे इन दोनों त्रिभुजों का एरिया अगर मैं देखूं, एबीडी और एडीसी का बेस अगर 1:3 है, दोनों के वर्टेक्स ए सेम है, तो ये 1:3 में एरिया भी होगा। तो अगर ये 40 होगा तो ये 40 या 120 होगा। एबीसी का टोटल एरिया 40, 120, 160 बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। डी इज द राइट आंसर, राइट, डी इज द राइट आंसर। 10वां सवाल, from a point in the interior of an equilateral triangle the perpendicular distance of the sides are this perimeter बता दो। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो अंदर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाती हैं, अगर मैं उसको बोल दूं LMN फॉर एग्जांपल, कि एक हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के भीतर से हमने 3 परपेंडिकुलर्स डाले, एक यहाँ कहीं भी हो, पॉइंट उससे फर्क नहीं पड़ता। ये अगर L है, ये M है और ये N है मान लिया, तो ये L प्लस M प्लस N की वैल्यू आपकी √3/2a के बराबर होती है। नेचुरली a की वैल्यू क्या हो गई, 2/√3 इंटू L प्लस M प्लस N। पेरीमीटर की बात करेंगे तो 3a बनेगा, 3a की वैल्यू हो जाएगी 2√3, 3 इंटू 2 6 बनेगा, उसको 2√3 लिख सकते हैं, इंटू L प्लस M प्लस N। इस गिवन केस में आपका आंसर क्या है, 2√3 इंटू LMN का सम निकालोगे आप तो 2 1 3 5 8, 8√3 48, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमीसर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। गुड क्वेश्चन। ये आपका सेमीसर्कल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल? व्हेन आई से लार्जेस्ट ट्राइंगल देन आई मीन टू से लार्जेस्ट एरिया वाला ट्राइंगल। ठीक, इस सेमी सर्कल में आपको एडजस्ट करना है। जरा इसको पहले केस को समझते हैं कि वो कौन सा ट्राइंगल होगा। आपको पता है ट्राइंगल में एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यस, आप बताओ किसी भी सेमी सर्कल में आपको सबसे बड़ा बेस कहां मिलेगा? आपको बेस और एरिया का प्रोडक्ट अगर मैक्सिमाइज करना है तो एक एक करके बात करते हैं। हाईएस्ट बेस तुम्हें कहां मिल सकता है बताइए? मैं एक पॉइंट यहां ले लूं, एक पॉइंट यहां ले लूं, तो हाईएस्ट बेस मिला नहीं, क्योंकि ये कॉर्ड हुई। कॉर्ड अगर बेस है, हाईएस्ट बेस तो मुझे डायमीटर से ही मिलेगा, तो डायमीटर को मैंने हाईएस्ट बेस बना दिया। अब हाइट के बारे में बात करेंगे। आप कोई भी पॉइंट पकड़ लो, ऐसे चलते जाओ, आपको दिखा बीच में कहीं मैक्सिमम हाइट हुई? जब हाइट आपकी रेडियस के बराबर हो जाएगी, अदरवाइज तो हाइट रेडियस से कम ही रहेगी। तो यू कैन से कि जो ट्राइंगल है हमारे पास, उसका एरिया अगर आपको लिखना हो तो बनेगा हाफ इंटू 2r इंटू r, which is r²। ध्यान रखिए। सो लार्जेस्ट ट्राइंगल इन सेमी सर्कल, इसका एरिया r² बनेगा, r 6 तो 36 बनेगा। क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रॉइड एक ट्राइंगल एबीसी का जी पॉइंट पर है। आपको बताना है अगर एबीसी का एरिया 72 है तो हमें बताना है बीजीसी का एरिया क्या है। व्हाट इज द एरिया ऑफ बीजीसी? बनाते हैं। यह ए बी सी, सेंट्रॉइड जी, एबीसी का एरिया 72, बीजीसी का एरिया बताना है। जी अगर सेंट्रॉइड होता है ना तो आपको पता है कि ये 3 इक्वल एरियाज में इस तरह से बढ़ जाता है, इसका एरिया 1/3 बनता है। तो मैं ये बोलूंगा कि एबीसी अगर 72 है तो 1/3 इंटू 72 कितना बनेगा आपका? 24 स्क्वायर यूनिट्स, यानी आंसर हो जाएगा बी, 24 स्क्वायर यूनिट्स।
13वां, 3 मीडियंस लिए हैं, जी पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो एबीसी का एरिया दिया है, मुझे सीजीई का एरिया चाहिए, बनाते हैं। तीनों मीडियंस ड्रॉ कर लो, 1 2 3, ए बी सी, दिस इज जी। एबीसी का एरिया 36 है, हमें यहां पर सीजीई का एरिया चाहिए। जब आप तीनों मीडियन ड्रॉ करते हो ना, तो ये ट्राइंगल 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड हो जाता है, 6 इक्वल एरियाज। सो आंसर विल बी 1/6 इंटू 36 विच इज 6। ठीक है, क्लियर सभी को? 14वां, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं, ए बी और ए सी, एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है बी, हमें एरिया बताना है। पहले बनाओ त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है आपको, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। सो हम कहेंगे ए बी सी, ए सी की वैल्यू आपकी 10 है, ए बी हमारा 6 दिया हुआ है क्या, ए बी 8 दिया हुआ है, अच्छा ये 6 हो जाएगा, फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा लो, एरिया बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 24, डी ऑप्शन 24 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, 15वां सवाल देखिए, ओ हमारा सेंट्रॉइड है, एडीबी सी एफ 3 मीडियंस हैं, एरिया 96 है, कुछ बीओडी का एरिया पूछ रहा है, बीओडी 1/6 बनेगा, मतलब डायग्राम अगर विजुलाइज आप करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो वही कहानी है कि ऐसे ड्रॉ कर दिया गया, so this is A, B and C, 1 1 1 1 1 1 O D, so BOD 1/6 into 96 which is 16, answer is C। DE आपका BC के पैरेलल हो गया, DE 3 है, BC हमारा 6 है, ADE 15 है, ABC का एरिया बताना है। आप कहोगे छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड 1:2, एरिया रेशियो 1:4, एक वाला एरिया 15 है तो 4 वाला एरिया 60 है। ठीक है, ज्योमेट्री में भी कई बार किया है, इतना इजी क्वेश्चन आता है यार। मेंसुरेशन में और क्या, हमारी टीम ने बोला सर मेंसुरेशन मत कराओ 2D, ज्योमेट्री में हो चुका है सवाल। मैंने कहा नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, वो बोला शेडेड से पढ़ाना है बस, आप मेंसुरेशन सब तो करा चुके हो। मैं कहा दोबारा कराएंगे ठीक है 2D को नहीं छोड़ेंगे ना, ऐसा अलग से थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब यही सवाल ही है, अब क्या करोगे इसके लिए। एरिया देखो, ज्योमेट्री जब आपको ठीक से आ जाती है तो मेंसुरेशन हलवा ही लगती है, और 2D मेंसुरेशन तो बहुत ही आसान वाला हलवा लगता है, क्योंकि 2D मेंसुरेशन क्या है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के एरिया का फॉर्मूला, बस क्या करें, है ही नहीं कुछ। और आपको अनरियलिस्टिक सवाल भी नहीं कराने हैं, जिसका एग्जाम में आने का कोई वही नहीं है, वो सवाल कराऊंगा नहीं मैं। थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके जाएंगे, बट हमें पता है कि आपको कितना करना है। मेंसुरेशन में मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो बहुत सरल होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, सिमिलरिटी का यूज करना, ये हो जाएगा सब, सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना, ऐसे ही होता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ज्योमेट्री जो इतना परेशान करती है आपको, उसका जो एडवांटेज आपको मेंसुरेशन में मिलता है ना, यही होता है कि उसमें बहुत सरल सवाल बनते हैं। ज्योमेट्री में तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन वगैरह वगैरह बहुत परेशान कर सकते हैं आपको, यहाँ नहीं। और यहाँ मैं आपको एक क्लास लूंगा, जब शेडेड वाली लूंगा तो थोड़ी एडवांस क्लास में लूंगा, उसमें मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो शायद बहुत रेयर चांस है कि वो पूछे जाएंगे, बट अगर पूछे गए तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई अच्छा सवाल भी पूछ लिया उन्होंने तो उसके लिए आप तैयार हो, परेशान ना हो। वो क्लास भी होगी एक, जिसमें आपको बहुत सारे मैं शेडेड के चित्र दिखाऊंगा अच्छे अच्छे। एबीसी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, रेडियस सर्कम सर्कल का 3 है, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द हाइपोटेन्यूज इज 2, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। पता कैसे लगता है ये मेंसुरेशन है जियो? बहुत देखो, जब हम बेटा बताते हैं मेंसुरेशन, देखो सिंपल सी बात है, मेंसुरेशन मतलब है जिसका एरिया और पेरीमीटर से लेना देना हो, वो मेंसुरेशन कहलाता है। आइडियली मैं बताऊं तो 2D मेंसुरेशन है ज्योमेट्री, ओके। 2D मेंसुरेशन इज नथिंग बट ज्योमेट्री का पार्ट ही है, बट अब ये है कि सिलेबस मेंसुरेशन का एक टॉपिक अलग है 2D 3D को, ठीक है, अलग से भी पढ़ लेते हैं। तो एरिया और पेरीमीटर
बेसिकली जब आपको एरिया कैलकुलेट करना हो, पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो, ये सवाल मेंसुरेशन कहलाते हैं, ऐसे समझो आप बेसिक। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं और हम एरिया के सवाल ही ना करें वहां पर, क्योंकि सिमिलरिटी में क्या होता है, लेंथ रेशियो का स्क्वायर एरिया रेशियो होता है, तो वो समझाने के लिए वहां भी एरिया वाले सवाल किए जाते हैं ना। अब मास पॉइंट ज्योमेट्री जब आपको पढ़ाया जाएगा तो मास पॉइंट ज्योमेट्री में भी एरिया का सवाल आ ही जाता है ना। तो लाइक दैट बहुत इंटरसेक्शन है इनके बीच में, इसलिए ज्योमेट्री करते करते आधा मेंसुरेशन हो जाता है, आधे ज्यादा हो जाता है, शेडेड छोड़ के सब हो जाता है। चलिए, और हमने तो शेडेड भी किए हैं उसमें, ऐसा नहीं है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि सर्कम रेडियस जो होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है। तो अगर बोल रहा है सर्कम रेडियस 3 है तो हाइपोटेनस तुम्हारा 6 है। तुम्हें ये भी बोल दिया गया कि यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 है। एरिया तुम कैसे लिखते हो, हाफ इंटू, अगर मैं हाइपोटेनस को बेस मान लूं तो यहां पर ये अल्टीट्यूड 2 हो गया, एरिया क्या हो गया 6। मीडियन की लेंथ दी है, इक्वल ट्रायंगल का एरिया बता दो, 144√3। देखो इस सवाल को करने के लिए बस मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, ज्योमेट्री में जोर इतना दिया नहीं था मैंने, यहां जोर दूंगा, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका भुजा 2 एज्यूम करूं तो इसके लिए कुछ चीजें स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक तो जब मैंने भुजा को 2 माना है तो इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर 6 है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपको √3 मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल की जो हाइट यानी अल्टीट्यूड है वो भी √3 मिलेगी। बट ये √3 मतलब लेंथ स्क्वायर है और ये √3 लेंथ है। इसका जो इन रेडियस बनेगा वो 1/√3 बनेगा, इसका जो सर्कम रेडियस बनेगा वो 2/√3 बनेगा। ये आपका स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर सारी भुजा में 2 मान लूं तो ये उसका वैल्यू है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। और ये आप ध्यान रखिए, एटलीस्ट आप इनको ध्यान रखिए, ये वैल्यू जो है ना ये पता हो। आर और आर भले ही ना ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। एक और चीज आपको पता है कि भाई जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें सारे सेंटर्स एक ही जगह होते हैं, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सब एक जगह होते हैं। तो मीडियन कहो, अल्टीट्यूड कहो, व्हाटएवर, ये एच जो है ना इसको आप मीडियन बोल, अल्टीट्यूड बोलो या मीडियन बोलो, एक ही बात। अब देखो सवाल ने क्या बोला है, पिछले सवाल ने, कि आपके मीडियन की लंबाई 12√3 है। आप जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हो उसके मीडियन की लंबाई 12√3 है। आपको कि हमें जो स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है उसका मीडियन लेंथ √3 है। यस और नो? यस। यानी आप जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हो उसकी डायमेंशन 12 गुना है, उसमें जो करस्पॉन्डिंग मीडियन की लंबाई है वो 12 गुना है। तो जो एरिया होगा, यहां का एरिया क्या होता है, √3 होता है। जब भुजाएं 12 गुना हो चुकी हैं, भुजाएं का मतलब मीडियन, अगर मीडियन से कंपेयर किया 12 गुना हो गया, आपको सिमिलरिटी याद होगा, तो लेंथ 12 गुना हो चुकी है, एरिया 12 का स्क्वायर यानी 144 गुना होगा। तो लेंथ अगर k टाइम्स हुई, अगर लेंथ आपकी k टाइम्स हो जाए, अगर लेंथ आपकी k टाइम्स हो गई तो एरिया k² टाइम्स हो जाएगा। यू आर डूइंग इट मच फास्टर, जस्ट सी द टाइम यू विल सेव, अगर आप ऐसा सोचते हो। वरना आप क्या करोगे, आप कहोगे √3/2 a की वैल्यू यहाँ पर 12√3 दी हुई है, बिकॉज मीडियन लेंथ इज √3/2 a। √3 से √3 कटेगा, आपकी a की वैल्यू आएगी 24। फिर आप करोगे √3/4 a², करोगे, फिर आप कहोगे √3/4 इंटू a² यानी 576, 4 के नाम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 144√3। बट आप यहाँ ज्यादा टाइम लोगे क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। यहां मैंने क्या कहा, अच्छा √3, 12√3, 12 गुना 144 गुना। सो अगर आपको याद है कि 2 के साइड, जब साइड 2 है तो एरिया √3 है, तो 12 गुना होने पे 144 गुना हो जाएगा। यस और नो? तो हाँ, प्लीज ध्यान रखना इसको। सिमिलरली सर्कल के लिए, सर्कल भी हम पढ़ेंगे 2D मेंसुरेशन में। तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल का जब रेडियस 7 होता है ना, 7, तो व्हेन आई टेक रेडियस, पेरीमीटर, पी लिख रहा हूं, सर्कमफ्रेंस को सी लिखते हैं, यहां इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं बट मैं पी लिखूंगा, पेरीमीटर। तो ये 7 है, ये 44 होता है, फिर ये आपका 154 होता है। 7 रेडियस पे 2πr की वैल्यू 44 हो जाती है और πr² की वैल्यू 154 हो जाती है। यही डबल किया आपने रेडियस, लेंथ डबल हुई तो 2πr में भी रेडियस आता है,
पावर 1, तो सर्कमफ्रेंस भी लेंथ ही है ना, सर्कमफ्रेंस इज आल्सो लेंथ, ये भी डबल हो जाती है। बट लेंथ डबल होने से, रेडियस डबल होने से एरिया 4 गुना हो जाता है, तो ये 616 हो गया। यहाँ आप 21 ले लो, 21 लोगे तो 132 हो जाएगा, ये वैल्यू 1386 हो जाएगी। अच्छा, व्हाट अबाउट इफ आई टेक 28, आप हो गए 4 गुना 16 गुना, इसका 16 गुना बोल सकते हो या इसका 4 गुना बोल सकते हो, तो ये वैल्यू 2464 हो जाएगी और ये आपका 176 है। 35 ले लो, अगर आप 35 लोगे तो 5 गुना किया, इसका 5 गुना 220 हो जाएगा, हुआ ये सब नो 220। इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो गई, 25 गुना हो गई इसकी, इस वैल्यू की 3850। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मैंने 7/2 ले लिया, मजेदार बात देखो, ये वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 7/2 ले लो, 7/2 का मतलब 3.5, तो ये 22 हो जाएगा। ये अगर 22 हुआ और तुमने रेडियस को 1/2 किया तो एरिया 1/4 हो जाएगा। इसका आधा 77 होता है और उसका आधा 38.5 होता है। अब देखो 7/2 क्या है, 3.5 है, इसको 10 गुना करो, ये 10 गुना होगा, ये 100 गुना हो जाएगा, तो ये वैल्यू नेचुरली आपको आती है। क्लियर? इसका फायदा कैसे उठा सकते हो आप, मैं दिखाता हूं। आपने 3D मेंसुरेशन में से देखा है इसका फायदा, हम पाई आर स्क्वायर की वैल्यू लिख रहे थे, वहां पर यूज कर रहे थे इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मान लिया बोला कभी कि मुझे ये दे दिया गया कि ये वैल्यू, इसका सर्कमफ्रेंस मान लिया मैं दे दूं 132 है, इसका सर्कमफ्रेंस मैं दे दूं 88 है, और मैं पूछूं कि मुझे इसका एरिया बता दो। अब देखो कैसे करना है आपको सवाल, जस्ट थिंक। अंदर वाले का रेडियस आर, बाहर का आर। आप मुझे बताओ सर्कमफ्रेंस रेशियो क्या है, 2:3। जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो होगा क्या वही रेडियस का भी रेशियो होगा? यस। तो क्या मुझे बता सकते हो कि एरिया रेशियो क्या होगा? 4:9 होगा। तो जो एनुलर रीजन है उसका एरिया क्या होगा? A2 - A1, 5 यूनिट होगा। आगे क्या करना है, आप कहोगे ये 88 जब है तो नेचुरली ये बात हो रही है रेडियस 14 की, क्योंकि 44 का दुगना होगा तो रेडियस दुगना होगा, एरिया 4 गुना होगा। ये रेडियस आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। आप कहोगे अच्छा 44 वाला 154 लेके बैठता है, दुगना हुआ तो एरिया 4 गुना हो गया, 616 लेके बैठेगा, तो आप कह रहे हो 4 यूनिट तुम्हारी 616 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 154 के बराबर होगी। अगर मैं 4 यूनिट 616 लेके बैठा हूं, 1 यूनिट कितनी हो गई मेरी? 154 के बराबर होगी। मुझे 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, इसका 5 गुना करना है, 770 आ गया। दूसरा तरीका भी है, आपको 4 गुना एरिया पता है 616, 9 गुना एरिया भी तुम्हें पता है 1386, इन दोनों का अंतर। बिकॉज दिस इज व्हाट 4 टाइम्स एरिया, 4 टाइम्स एरिया तो 9 टाइम्स एरिया आपको आता है। अगर 4 टाइम्स एरिया 616 है तो 9 टाइम्स एरिया 1386 होता है, मुझे मालूम है। वो लाइक 7 और 21 वाला मामला है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ना कि 88 132 है, 132 वाले का 1386 होगा कि 44 × 3 है, 9 गुना एरिया होगा 154 का, ये 616 है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये चीजें आपको पता है ना तो इनके इस्तेमाल से आप एरिया वैल्यूज को जल्दी लिख पाएंगे, स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर आपको पहले से मालूम है तो। ये आइडिया मैंने प्रमोट किया था आई थिंक 2018 के आसपास, उसके बाद इसके बहुत अडॉप्शन हुए, सबने पढ़ाना शुरू किया, अच्छा लगा मुझे। हाँ जी, स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन सब का इंट्रोडक्शन हम ही ने किया है आपके एसएससी कैटेगरी में। एबी रूल, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, इन सब के जनक हम ही हैं। ओके, चले आगे बढ़े, लेट्स गो। तो ये थोड़ा इसको इम्बाइब करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को आपके बढ़ाएंगे, जैसे स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को बहुत बहुत जबरदस्त कर देता है। ठीक है, अबेल अवार्ड मिलना चाहिए सर को, नहीं मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए जीवन में, ठीक है, अवार्ड का भूखा नहीं हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं। The idea is doing good for the aspirants and I'm happy that it helped everyone. 19th
द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एएससीआर बीपी मीडियन से ट्राइंगल के। आपको एपी क्यू ट्राइंगल का एरिया बताना है। एएस सी आर बीपी, एएस कहाँ मिल रहा है, किस पॉइंट पे? एएस सी आर बीपी, ये क्या पॉइंट है यार? ये क्यू पॉइंट मिल रहे हैं क्या? मीडियंस, क्यू कहाँ है? क्यू मीडियन है मान लेते हैं, क्यू सेंट्रॉइड ही मानना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्यू को सेंट्रॉइड बोलना पड़ेगा। ए पी क्यू, इसकी वैल्यू चाहिए 1/6। अब इस कॉन्सेप्ट पे अगर अगला सवाल आएगा तो वो नहीं करेंगे, बहुत हो गया, ठीक है। 1/6। 20वां सवाल, वाह 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 वाह, एरिया विद द कोऑर्डिनेट, इसका फॉर्मूला लिखवाया मैंने वैसे, यस और नो? आई थिंक राइट एंगल ट्रायंगल है जो दिया हुआ है, 0,0 या 0,0, 8,0 और नहीं 5,0 एंड 0,8, तो ये 5,0 और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 0,8। तो ये ट्राइंगल हो गया भैया राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? सरलता से, ये 5 है, ये 8 है, हाफ इंटू 5 इंटू 8, 20। तो देयर इज नो नीड टू राइट, वो बड़ा सा एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, याद है आपको? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1। उसको यूज करने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपका ट्राइंगल राइट एंगल ना बने, इक्विलेटरल ना बने, वरना तो आसानी है, क्यों लिखना? ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया? चलो 21वां सवाल बताओ, 21वां 21 कह रहा है आपसे कि एक ट्राइंगल है एबीसी और एबीडी, वो सेम बेस एबी पर हैं और पैरेलल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एबी एंड सीडी, then the relation between the areas of triangle ABC and ABD will be same base and between same parallels the area will be equal. Why? देखो, अगर आपने दो पैरेलल लाइंस ले ली ऐसी और ऐसी, लेट अस से एक बेस हमने फिक्स कर दिया इतना बड़ा, अब आप कोई भी ट्राइंगल इस बेस से बना दो, ये बना दो, यहां पर बना दो, कहीं भी बना दो, जब आप इसका फॉर्मूला लिखने जाओगे ना एरिया का, तो क्या लिखोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कहीं से भी निकाल लो तो फिक्स ही है, वो तो बदलेगा नहीं, h सबके लिए वही होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप ट्रायंगल बना रहे हो विद द सेम बेस, तो वर्टेक्स क्या होगा? दूसरी पैरेलल साइड पे होगा। तो अगर वर्टेक्स यहाँ है, तुम कहीं भी ले लो, किसी भी पॉइंट से आप वर्टेक्स ले लोगे, और जब आप ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालोगे ना, ये दिस वर्टिकल डिस्टेंस, ये तो हमेशा हर जगह सेम होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी कभी बदलती नहीं है, तो इसलिए यहाँ एरिया क्या होगा? बराबर आएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफी आसान है। यस और नो? हाँ जी, समझ में आई बात कि नहीं? 22वां, DEF मिड पॉइंट है BCC AB के, एरिया रेशियो DEF और ABC का क्या होगा? 1/4। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है। कैसे पता है? कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो ट्राइंगल बनता है उसकी सारी भुजाएं आधी आधी होती हैं, तो इसका पेरीमीटर उस वाले ट्राइंगल के पेरीमीटर का आधा होता है और एरिया 1/4 होता है। 4 इक्वल एरियाज बन जाते हैं अगर आप ये मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर ये आप तीनों मिड पॉइंट को लेकर ज्वाइन करते हैं ना, देन यू गेट सारी साइड भुजाएं आधी आधी आधी, एरिया 1/4। कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिनल ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, एनी ट्राइंगल जितना तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल लेना है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जो ये त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का एरिया 1/4 होगा, राइट? अब मेरा एक सवाल है आप सभी से, दैट क्वेश्चन इज कि जैसे मैंने यहां सबको 1 1 1 1 लिखा है, क्या यहां, ये बात तो ठीक है कि इसका एरिया 1/4 होगा, बट क्या यहां भी ये सारे एरिया इक्वल हैं? क्या ये यहां भी वैलिड है? या फिर इक्विलेटरल होगा तो ये चारों एरिया बराबर होंगे? 1/4 होगा
लो ठीक है, क्योंकि ये साइड इस साइड की आधी है, जैसे इस साइड को आप ऐसे बोलो ए बी सी, मैं इसको बोलूंगा भुजा ए, इसको बोलूंगा भुजा बी, इसको बोलूंगा भुजा सी, तो ये सी का आधा हो गया c/2, ये ए का आधा हो गया a/2, और ये क्या हुआ, ये बी का आधा हो गया b/2। तो नेचुरली अंदर वाले ट्राइंगल की सारी भुजा बाहर वाले ट्राइंगल की सारी भुजाओं की आधी 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 है, तो ये एरिया तो एक चौथाई हो गया। बाकी, अरे बाकी भी यही है, ध्यान से देखो, ये c/2 है, ये क्या है, ये b/2 है, ये क्या है, ये c/2 है, ये क्या है, a/2 है, ये मिड पॉइंट है ना, ये a/2 है, ये क्या है, b/2 है। तो हर भुजा अगर आप देखो, ये चारों ट्राइंगल जो है ना सेम डायमेंशंस के हैं, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये चारों ट्राइंगल जो आपको अंदर छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि उनकी तीन भुजा बराबर है। ये ट्रिपल एस वाला मामला है यहाँ पर, and therefore their areas are going to be equal, they are congruent. It doesn't matter कि ओरिजिनल ट्राइंगल तुमने विषमबाहु लिया है, स्केलिन लिया है, इक्विलेटरल लिया, क्या ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल ट्राइंगल हैव इक्वल एरियाज। 23वां सवाल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है, एक सर्कल है जो इंस्क्राइब किया गया है, इसके साइड्स को टच कर रहा है। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अच्छा बाहर वाला भी बना ही लेते हैं, मतलब क्या करना है, तो अंदर वाले का सवाल कर रहे हैं तो बाहर वाले का भी कर लेते हैं। सो अभी क्या पूछा गया तुमसे, अभी तुमसे ये पूछा जा रहा है, यस। अच्छा कभी तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल हरा वाला कितना है, पूछा जा सकता है कि नहीं। चलो देखो नीला वाला क्या है, नीला वाला है √3/4a² माइनस पाई इंटू a/2√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4a² माइनस पाई a²/12। यस, अगर आप a²/12 कॉमन ले लेना, ले लो, तो ये बनेगा 3√3 माइनस पाई। अच्छा हरा वाला जरा देखो, हरा वाला देखो जरा, हरा 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 वाला बनेगा पाई इंटू a/√3 का होल स्क्वायर माइनस √3/4a² इज इक्वल टू पाई a²/3 माइनस √3/4a²। a²/12 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई माइनस 3√3। ठीक है, समझ में आया। थोड़ा खुराफात करवाएं आपसे, और ऐसे करवाएं कि आपको याद रहे। जरा 3√3 माइनस पाई की वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर यूज करो, करो 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 करो। पता है मैं क्या चाह रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ डेटा देना चाह रहा हूं परसेंटेज के टर्म्स में। मैं चाहता हूं, इसेंशियली मैं क्या चाहता हूं कि आप ये सब छोड़ो, आप ये निकाल दो बस कि जो पाई इंटू a/2√3 का होल स्क्वायर है, यानी अंदर वाले सर्कल का एरिया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या है। तो आप कहोगे ये वैल्यू, क्योंकि ये सवाल भी आता है, तो जस्ट कंप्यूट दिस, पाई a²/12 और यहां पर है √3a²/4, तो आप कहोगे ये वैल्यू आपकी हो गई, a² से a² कट गया, 4 से आपका 3 बन गया, तो आप कहते हो ये है पाई रेशियो 3√3।
यस, ऐसा नो, पाई रेशियो 3√3। ये किसका रेशियो आपने लिखा है? ये अंदर वाले सर्कल का उससे लिखा है। तो मैं इसको डिफाइन करूंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। दूसरा ये निकाल लो आप, जो कि है पाई a²/3 अपॉन √3/4 a², सर्कम सर्कल से, तो ये है 4 पाई अपॉन 3√3। ये 3√3 दोनों जगह क्या है? ट्राइंगल है। तो मैं कह रहा हूं देखो, C1 ट्राइंगल C2, ये है पाई, इफ दिस इज पाई, दिस इज 3√3 एंड दिस इज 4 पाई। क्या बात समझ में आई आपको? यस। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, कैलकुलेटर यूज करके बताना मुझे। पाई बाई 3√3 की वैल्यू बताओ, और उसके बाद 4 पाई बाई 3√3 की वैल्यू भी बताओ, निकालो। दोनों मान मुझे चाहिए एग्जैक्टली, दशमलव में जो भी आ रहा है बताओ, कैलकुलेटर यूज करो, क्योंकि मैं पिछले सवाल की समस्या आपके लिए हमेशा खत्म करूंगा, और खुद से निकालोगे तो कुछ काम करोगे तो याद भी रहेगा। कितनी वैल्यू आई? पाई अपॉन 3√3। एनीबॉडी? करना जी ने कुछ निकाला है, बाकी लोग मजे से बैठे हुए हैं? नहीं निकालोगे? सो ये वैल्यू इन्होंने निकाली है, 60.5% आई है इस ट्राइंगल के एरिया का, और वी कैन से इस ट्राइंगल के एरिया से 40% कम है, अप्रॉक्सीमेटली 60.5%। ये वैल्यू अगर आप 4 गुना कर देंगे सेम बेस पे, तो 6 चौके 24, 5 चौके 20, 242% के आसपास आ जाएगी, समथिंग लाइक दैट। व्हाट आई वांट टू, व्हाई आई टेल यू दिस, क्यों किया हमने? क्योंकि घटाने वटाने में ना बहुत टाइम बर्बाद होगा तुम्हारा, सुपर टाइम बर्बाद होगा कि नहीं होगा? सो व्हाट आई वांट योर टाइम टू बी सेव्ड फॉर इज, अभी जो सवाल है जरा देखना, आपको साइड 24 दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, दिया हुआ है या नहीं? यस। मुझे इस पोर्शन का नीले वाले का एरिया चाहिए। मैंने अभी देखा कि ट्राइंगल का एरिया अगर 100 यूनिट है तो इस सर्कल का एरिया लगभग 60 यूनिट होता है 60% होता है उस ट्राइंगल का। तो जो नीला वाला है वो 40% के बराबर होगा, 40% ऑफ ट्राइंगल का एरिया। या आप ऐसे बोलो, इन अदर वर्ड्स, कि अगर सर्कल का एरिया 60 है तो ट्राइंगल माइनस सर्कल 40 है, तो इनका रेशियो 3:2 लगभग बनेगा। यानी मैं सर्कल का एरिया निकाल के 2/3 कर लूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। जो सुटेबल है निकाल लो। आपके सर्कल के एरिया में रूट नहीं आएगा, वही निकाल लेते हैं। तो पाई इंटू 24/2√3 का होल स्क्वायर करना है आपको। यहाँ इसको आप लिख लो 22/7 इंटू 12/144/3, 3 से आपको 48 मिल रहा है। ये लगभग 7-7-49 है, 154 के आसपास आ गया। अगर मैं इसको सर्कल का एरिया बोल रहा हूँ 3 यूनिट, तो मुझे 2 यूनिट निकालना है। तो 2/3 इंटू 154 अप्रॉक्सीमेटली 3×5 = 15, 3×1 = 30, 51×2 = 102, 98.5 लगा दो, नियरेस्ट आंसर यही। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई एग्जाम में ठीक है ये चीज लिख लोगे आप, बट कहां इतना टाइम है आपके पास? अगर मुझे वैल्यू निकालनी है ना, तो मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए, रूल ऑफ थंब, जिसको मैं यूज कर लूं। तो रूल ऑफ थंब यही है जो टेंटेटिवली, कि सर्कल का एरिया ट्राइंगल के एरिया का लगभग 60% होता है, तो गैप एरिया क्या होगा? ट्राइंगल के एरिया का 40% होगा। या हम कह लें कि सर्कल का एरिया अंदर वाले का अगर 60% है तो गैप एरिया 40% हुआ, यानी 3:2, यानी 2/3 ऑफ सर्कल का एरिया। तो गैप लगभग 2/3 ऑफ सर्कल का एरिया होता है, लगभग। तो यू कैन डू, एंड जो भी आंसर नियरेस्ट लगे लगा लो उसको। इससे आपको मदद मिलेगी, जल्दी लगा पाओगे। परसेंटेज के टर्म में इसको ध्यान रखो, ये फॉर्मूला रट के बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा। इस फॉर्मूले का यूज तभी है जब ये फॉर्मूला ही एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया बताओ ए के टर्म में वैल्यू बताओ, तब तो इसका कोई यूज है, वरना ये किसी काम का नहीं है, बकवास है।
बैठ के वहां पाई की वैल्यू रखोगे, √3 की वैल्यू रखोगे, इवन इफ √3 की वैल्यू वो दे दे, वहां बैठ के रखोगे एग्जाम में, कहाँ टाइम है इतना। बट हाँ, ये 60-40 वाला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो निकाल सकते हो ना, यही करना है। ये याद रखो, ये ना किसी किताब में मिलेगा ना कुछ, लेकिन अगर इसको आप ध्यान रखोगे ऐसे ही, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही है तो वो 60.5, 39.5, हम 60-40 करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं अपने हिसाब से। अब बाहर वाला मैंने आपको बताया कि दैट इज 242%, तो 242 हुआ है, 100 ट्राइंगल है तो घटाओगे तो 142 आएगा परसेंट में, तो दैट वी हैव टू डू लाइक 1.42 टाइम्स कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, या रेशियो में बिठा लो, जो तुमको सुटेबल लगे, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, राइट। बट आई हैव जस्ट गिवन एन आइडिया कि किस तरीके से आप थोड़ी सी कैलकुलेशन को, पाई भी है, √3 भी है, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलो फिर आज यहीं रुकते हैं। अच्छा, कल यार छुट्टी होगी क्योंकि इस बार संडे को मैंने क्लास ली आपकी, खैर सैटरडे को नहीं ली थी बट संडे को ली थी, तो मुझे आज एक्चुअली कल थोड़ा काम है 1 तारीख को, इसलिए संडे को ले ली थी क्लास। सो कल आपकी छुट्टी रहेगी, कल आप थोड़ा सा रिवीजन वगैरह कर लो, और 2 तारीख की शाम को हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो 2 तारीख की 6 बजे आपकी क्लास होगी, कल कोई भी क्लास आपकी नहीं है, नो क्लास टुमारो, समझ में आया। शीट जो है ड्राइव में अपलोड कर दी गई, ड्राइव पे क्लिक करके आप शीट डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। कल कोई क्लास नहीं, फिर से रिपीट करता हूँ, टुमारो नो क्लास, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 2nd of May 6 PM शार्प, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गब्बर साहब, ऑलराइट। बाकी शीट को लगा लेना, शीट अपलोड हो गई, ट्राई कर लेना, सवाल होंगे तुमसे, कुछ ही सवाल है जहां फंसोगे तुम, तो वो हम करेंगे क्लास में, और बट तब तक ट्राई कर लो, रिवीजन जरूर कर लेना कल, ठीक है, रिवीजन जरूर कर लो ताकि आपके फॉर्मूले वगैरह सब पक्के हो जाएं, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।